इशरतुल इबाद को फिलफौर गिरफ्तार होना चाहिए, उसका नाम ECL में डाला जाना चाहिए। ये आदमी क्रिमिनल है, अवाम के खून से ये खेला है और उसने नस्लें तबाह कर दी। 14 सालों से ये शख्स गवर्नर सिंध है और आज भी सबसे कांटेक्ट में। मई 2007 में जिस किसी ने किलिंग की, चौराहे पे लटकाएंगे, हैंग करेंगे, इबरतनाक सजा है। अस्सलाम वालेकुम। कराची की सियासत के अंदर एक जल्जले वाली और भूचाल वाली कैफियत है। हर रोज़ हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिसकी पहले तवक्को की नहीं गई होती, बल्कि एंटीसिपेट भी नहीं हम कर रहे होते कि ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी कराची में। 22 अगस्त को जो कुछ हुआ उसने MQM के ऊपर, कहा यह जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने खुद कुछ हमला किया और MQM के टुकड़े टुकड़े हो गए। खुद वो उनकी सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा वो तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो फैक्शन सामने नज़र आ रहे हैं, उनकी आपसी जो लड़ाई है वो भी एक सियासत को नया रुख दे रही है। मुस्तफ़ा कमाल जिन्होंने पाक सरज़मीन पार्टी बनाई, उनके ऊपर उनके मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से मैदान में उतारे गए, लेकिन अब उन्होंने डॉक्टर इशरतुल इबाद के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम आयद किए हैं और जवाब में डॉक्टर इशरतुल इबाद ने उनके लिए आज जो कुछ कहा, उससे लगता है कि अभी बहुत कुछ देखना और होना कराची की सियासत में बाकी है। आज साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान भी गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बहुत कुछ गुजरा इन 13-14 सालों में। आपके मुतल्लिक एक तासुर ये था कि बड़ी से बड़ी खबर गुजर जाए, बड़ा से बड़ा सानिया गुजर जाए तो बड़े ठंडे दिमाग से और नरमी वाली गुफ्तगू से उसको संभाल लेते हैं। इस दफ़ा वो नरमी नज़र नहीं आई बल्कि तलखी नज़र आई आपके जुमलों में, जब आपने बहुत सारी बातों में उनको घटिया और उनके वो जो बहुत सारे और अल्फाज हैं, मैं दोहराता नहीं ऑन एयर, ऐसे ऐसे अलकाबात यूज़ किए जो आम तौर पर बीइंग ए गवर्नर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किए। क्या हुआ ऐसा मुख्तलिफ? देखिए, चलें इसको, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई और थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात यह कि जो मैंने सीखा है और जो मेरा ख्याल है हमारी रिलीजियस टीचिंग भी यही है कि पर्दा रखो, जो कोई गलत चीज़ भी देखो तो भी जितना पर्दा रख सकते हो रखो। नंबर 2 बात यह है कि एक टीचिंग ये भी है कि ईंट का जवाब फिर पत्थर से दो। तो बात यह है कि ये और लाइटर साइड में ये जो पार्टी वार्टी है इसको मैं बाय द वे इसमें PSP हमारे मुल्क में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को भी कहते हैं। तो ये जो भी पार्टी है इसने बहरहाल एक इब्तिदा की, पॉलिटिक्स की इब्तिदा की, और पॉलिटिक्स करना हर किसी का काम है, हर किसी का हक है। लेकिन कुछ अरसे बाद इन्होंने कुछ तासुर देना शुरू किया कि इनकी कोई सपोर्ट है किसी इस्टेब्लिशमेंट की और कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, और वो तासुर देख के इन्होंने रिपोर्टेडली जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको इंगेज करना शुरू किया। तो ये तो एक पार्ट है। अब मैं इस पर बाद में आऊँगा। अब उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैंने और जो भी हमारी टीम है, बहैसियत गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस, एक चीज़ तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूँ, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं नहीं हैं। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लॉफुली, मॉरली, हर लिहाज से एक पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो चेन ऑफ कमांड है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के मुताबिक आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। तो लिहाजा उस रिश्ते से मैं एक मुस्तनद पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हूँ। तो लोग कहते तो मैं पहले ज़रा
सोचता था कि यार ये इनको इतना नहीं पता। एक बात। तो डॉक्टर साहब आप फिर दूसरी बात जीएचक्यू के ये आदमी हुए। कि पीर पगाड़ा ये कहा करते थे, आज आपने भी कह जरूरी दिया। नहीं है। मैं जीएच का आदमी हूँ, गवर्नर हाउस का आदमी हूँ, क्यों पिंडी में, मैं तो इधर ही कहूँ जो भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज जो मैंने बात की है नदीम भाई, वो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट है और लॉ एंड ऑर्डर है। देखें, डेवलपमेंट में कराची ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और मैंने आज एक हिस्ट्री बताई है कराची की डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट कब रुकी, क्यों रुकी और फिर कैसे शुरू हुई, मैंने इसको सीक्वेंस किया है। सेकेंडली, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कैसे इतना इस शहर में बढ़ गया कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए गए, ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे रीइंफोर्स हुआ, और अब किस स्टेज पर है और आगे क्या करना है। मैं तो ये एक होलिस्टिक मेरा व्यू पॉइंट था, जो हो सकता है उस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है जिस माहौल में और जिस कैफियत में बातचीत हो रही होती है, तो कोई क्वेश्चन भी हो रहा होता है, कोई बात भी कर रहा होता है, कोई बात आ रही होती है, कोई जा रही होती है, तो कुछ आगे पीछे हो जाती है। तो मैं चाहूँगा, अच्छा, वन बाय वन जो आज आपने इश्यूज टेकअप किए, जी जी जो आज आपने इश्यूज टेकअप किए, उस पे वन बाय वन लेके मैंने पहले मैं बात करता हूँ। जी, मैंने डेवलपमेंट की बात की है, और मैंने जो बात की है वो रिकॉर्ड पर है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसका कि आप बहुत इजीली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसका रिकॉर्ड हासिल ना कर सके। दुरुस्त है। अच्छा, मुझे अब इजाजत है। 12 मई के ऊपर आपने कहा कि 12 मई में मुलव्वस अफराद को चौराहों पर उल्टा लटकाएंगे। बहुत अच्छा स्लोगन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं वेलकम कर रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन पीएसपी वाले कहते हैं, और लटकाएंगे नदीम भाई, इंशाल्लाह लटकाएंगे, इंशाल्लाह लटकाएंगे। क्या मैं आपको मैं इंशाल्लाह लटकाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, इंशाल्लाह लटकाएंगे। मैं आपसे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। गवर्नर हाउस सिंध में मीटिंग हुई थी, डॉक्टर इशरतुल इबाद, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल नदीम एजाज जो उस वक्त डीजीएमआई थे, उस मीटिंग के अंदर ये प्रोटोकॉल तय हुआ था। तो पहले तो गवर्नर साहब को पकड़े, फिर हमें पकड़िएगा। कौन मुलव्वस थे 12 मई में? भाई ये तो स्टूपिड लोग हैं। ये गवर्नर हाउस है भाई, यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मीटिंग कर सकता है, यहाँ इंटेलिजेंस इदारों के चीफ्स मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग कर सकता है। तो अगर हुई थी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? बहुत सारे इश्यूज़ पे मीटिंग हो सकती थी, तुम उस मीटिंग में तो नहीं थे ना, तुम्हें क्या पता क्या डिस्कशन हो रहा था। तो खैर ये बात अलग है। ये एक्चुअली हवाइयाँ जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेट मी एक्सप्लेन द 12 मई में कौन डेवलपमेंट सिंस 12 मई में। देखें, अभी तक की तहकीकात जो हैं, अभी कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग अरेस्ट होने हैं, और 12 मई की तहकीकात रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से शुरू की गई है कि जिस शख्स ने भी ऑन ग्राउंड हर उठा के फायर किए थे, लोगों की जानें ली थी, सबसे पहले उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं, और इसमें सेकंड स्टेज ये है कि वसीम अख्तर की इन्वॉल्वमेंट है। वसीम अख्तर को 12 मई में हमने पकड़ा हुआ है। वसीम अख्तर की इन्वॉल्वमेंट है 12 मई में। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना नदीम भाई, तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ में कोई राय भी नहीं दूंगा जो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो लेट द इन्वेस्टिगेशन। पीएसपी में से कौन से लोग इन्वॉल्व कम अप विद द फैक्ट्स। क्योंकि आपने तो पीएसपी को आज मुखातिब करते हुए मैं उस पे भी कयास आराई नहीं करूंगा, मैं आपको फैक्चुअल सिचुएशन दूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें कयास आराइयाँ इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती। आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इसमें से पाकिस्तान जी मेरे पास ऑलमोस्ट जी मेरे पास भी है, और जिम्मेदारों के पास भी है। तसल्ली रखें, सबके पास सबकी इन्फॉर्मेशन है, और इसीलिए मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम 12 मई के कल्प्रिट्स को लटकाएंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। अजीम अहमद तारिक का कहा दोबारा खोलेंगे। अजीम अहमद तारिक के ऊपर एक आफाक जी वो आपके मैं आज कहीं खोला था। जी वो दरवाजे खोलने और बंद करने की बातें थी। अजीम अहमद तारिक मरहूम मोहतरम, जी मुझे तो नहीं पता किसने खोला था।
मैं वहाँ एक सहाफ़ी खड़े थे, जब मैं कुछ केसेस बता रहा था। नदीम भाई, मेहरबानी होगी अगर मुझे थोड़ा सा सीक्वेंस अडॉप्ट करने दें तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। आई थिंक बहुत शॉर्ट टाइम में यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। तो मैं पहले डेवलपमेंट की बात कर लूँ अगर आप इजाज़त दें, या पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लूँ? मैं पहले जो इशू चला रहे हैं सर इसी पे चलते हैं ना आगे, नहीं तो सीक्वेंस टूट जाएगा। ये क्या वाकया था अजीम अहमद तारिक का, कौन लोग इसमें मुलव्वस थे और दोबारा खोलने की बात आज क्यों की आपने? ये मैं सर, ये आप एकदम से 5वें 6ठी सतर पे आ जा रहे हैं। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, डेवलपमेंट कराची में जो हुई है उसमें 2003 अगस्त में बहुत ही तूफ़ानी बारिशें हुई थी इसमें। उस वक्त मैं यहाँ गवर्नर था और मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के नाज़िम थे। मैंने और मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब ने, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बहुत उम्र रसीदा, नेक, शरीफ, ऑनेस्ट आदमी हैं, उनके साथ मैं बैठा और मैंने कहा कि नेमतुल्लाह साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं और आप मिलके फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कराची की डेवलपमेंट को एक अच्छे अंदाज से लेकर चलते हैं। ही एग्रीड और फिर हमने काम किया उस पर, और फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, वगैरह वगैरह सब हुआ जी। और दिसंबर 2013 में 3 में जाके वो पूरा कॉन्सेप्ट प्लान जो है, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई, उस वक्त का कोर हेडक्वार्टर भी इन्वॉल्व हुआ, सिटी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, मेरा ऑफिस इन्वॉल्व हुआ, तमाम कुछ शहर के लोगों को भी हमने इन्वॉल्व किया, कुछ इंटरनेशनल इदारों को भी इन्वॉल्व किया जो कि डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। और फिर हमने एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी तश्कील दी। उस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसे की रिसोर्सेज हमने इंडिकेट की और एलोकेट की, और उसके बाद उसकी प्रोसीजरल जो चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट की। और 2015 के फरवरी तक जो है हम वी वर रेडी टू लॉन्च प्रोजेक्ट्स। और 2000 ये ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है नदीम भाई, ये मैं इस पे फिर ये ईयर क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो 2013 जो है 2005 के फरवरी, अच्छा उसमें ये हुआ कि मार्च या अप्रैल में नेमतुल्लाह साहब का टाइम ख़त्म हो रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट आ रही थी और फिर इलेक्शंस थे अगस्त 2015 में 2005 में। तो उसमें 2005 में उसमें ये हुआ कि फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है मोहतरम नेमतुल्लाह साहब के साथ मैंने जाके उनको लॉन्च किया, और फिर जब उनका पीरियड ख़त्म हो गया तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने भी लॉन्च कर लिए और कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने होल्ड कर लिए कि भाई जो भी इलेक्टेड नाज़िम आएगा अब उसके हवाले कर देंगे और वो इनको लेके आगे चलेगा। तो बहरहाल इलेक्शन हुआ, अक्टूबर में नया नाज़िम आ गया और बहुत खुशी हुई, और वो इतना पावरफुल सिस्टम था जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था कि नाज़िम जो शहर का था पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, वो ही वॉज सपोज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट सिटी। इतना पावरफुल सिस्टम था। और फिर एक वो थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर लें, नहीं तो प्रोग्राम गुजर जाएगा इसी में। आपका कहना यह है कि वो सारा मंसूबा आपने कंसेप्चुअलाइज किया, फंडिंग अरेंज की, नया नाज़िम आया, उसने फीता काटा, बाकी अदर देन दैट उसमें कोई उसका रोल मैंने अकेले नहीं, मेरे साथ मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब थे, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट थी, उस वक्त की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, सब लोग थे। मतलब मैं अकेला तो नहीं कर सकता। फिर मुस्तफा कमाल ने क्या किया? आपने इल्जाम आयद किया कि उन्होंने यहाँ से पैसे मलेशिया भिजवा के। मुस्तफा कमाल, हाँ, मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो जब तशाए तो हम सबको बहुत खुशी हुई कि एक यंग आदमी है और ये शहर की तरक्की में एक अच्छा काम करेगा। सब्सिक्वेंटली ये पता चला कि ये पहले कुछ काम थे जो कि ऑलरेडी टेंडर हो चुके थे, नेमतुल्लाह साहब ने किए थे, और नेमतुल्लाह साहब मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ऑनेस्ट आदमी है। तो कुछ कामों में ये कोई ख़बर आई कि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो ख़ुद ठेकेदार थे और इनकी एक कोई पता नहीं फ्रेंड या कोई इस किस्म की कोई कंपनी भी थी और इनके कोई फ्रंटमैन भी थे,
और जब ये वज़ीर बने थे तो इन्होंने शायद अपने आप को उससे ऑफिशियली अलग करके वो कंपनी चलती रही। तो इनका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें इस अंदाज से आया कि जिसकी वजह से कराची की डेवलपमेंट ने बड़ा सफ़र किया। उसमें तमाम प्रोजेक्ट्स कंपनी का नाम लॉन्च क्या हुए, था? ऑल कॉरिडोर्स, कोई फ्रेंड्स करके थी, वो उन्हीं से पूछ लीजिएगा, उनकी कंपनी, उनको सही पता होगा। लेकिन अच्छा, आपने अब कहा ये यहाँ हुआ से पैसे कि, मलेशिया जाता रहा, तो मलेशिया पैसा किसको भिजवाया जाता रहा? जी जी जी, वो अपने खर्चे के भिजवाते थे। अच्छा जी, उसमें ऐसा हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट, 2 मेगा प्रोजेक्ट्स की मैं जिक्र करूँगा। K4 जो मैंने कंसीव किया था नेमतुल्लाह साहब के साथ, जब K3 कंप्लीट हो चुका था, और K3 में मैं उनको इसलिए बहुत ऑनेस्ट आदमी समझता हूँ कि 75 करोड़ रुपीस जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से उन्होंने सेव किए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग तो यहाँ डबल कीमत करके और पैसे खा जाते हैं, तो उस शख्स ने पैसे सेव किए एक थे। ब्रिज तो ये भी बड़ी गिर गया अच्छी था बात उन्हीं है। प्रोजेक्ट्स और में, जिसका जो कौन अच्छा सा था काम, वो शेरशाह ब्रिज था या कौन नहीं, सा नहीं, था? नहीं जी, उसका वो जिम्मेदार कौन था? नहीं, वो नॉर्दर्न बाईपास का पार्ट था, वो भी मैं आपको सब बता दूंगा, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा जी, अब ये हुआ कि ये जो साहब हैं, जो ठेकेदार साहब थे, ये अनफॉर्चुनेटली इस शहर के नाज़िम बन गए। और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं थोड़ी सी सियासत भी को रिलेट करूँगा। जिन साहब के लंदन में साहब हैं, जिनके लिए ये कसीदे आते ही इन्होंने पढ़े थे कि ये तो मतलब उससे बुरा कोई आदमी ही नहीं होगा, तो अब मुझे समझ में आता है कि उसने जिस आदमी को सेलेक्ट किया तो इनकी डेफिनेशन के मुताबिक किसी बुरे ही आदमी को उसने सेलेक्ट किया होगा जो उनके काम का हो। बहरहाल, तो फिर ये हुआ कि उन्होंने नहीं, लेकिन यहाँ इसकी वजाहत करिए, ये जो पैसे आपने कहा कि कराची के तरक्याती प्रोजेक्ट से पैसा चोरी होता रहा, पैसा निकाला जाता रहा, क्या ये पैसा निकाल के तो लंदन वालों को पहुंचाया जाता रहा? जी जी, लंदन भी गया है और मलेशिया भी गया है, अपना कट अलग करके मलेशिया। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता पर्सनल चीज़ों में। नहीं, आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर साहब, आज आपने अगर राज से पर्दा उठाने लगे हैं तो पूरी बात बताइए कि लंदन वालों ने लगाया था तो लंदन वालों को हिस्सा भी जाता रहा? जी जी, जाता रहा, जाहिर है लंदन वालों को जाता होगा हिस्सा। वो सबसे बहुत चाहते थे। मतलब मुझे ये अथॉरिटी नहीं थी कि मैं नाजिम से पूछूं कि नाजिम तुम क्या कर रहे हो। मैं रिक्वेस्ट कर लेता था कि भाई ऐसा कर लो यार, तो कभी ज़रा ज़ोर से करता था रिक्वेस्ट, ज़्यादा पुश करता था तो मुझे लंदन से फ़ोन आ जाता था कि भाई साहब आप क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, तो मैं चुप हो जाता था। लेकिन आप पे तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया अभी मुस्तफ़ा कमाल ने कि आपके लंदन वालों से अभी भी राब्ते हैं, आपके राब्ते हैं लंदन वालों से? ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के राब्ते हैं, क्योंकि लंदन से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो उनको आ रही है ना, मैं तो नहीं बता रहा उनको। तो कोई बता रहा है तो वो उस दिन उन्होंने इफ्तिखार कुरैशी का नाम लिया तो उससे उनके राब्ते होंगे, अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लिया तो ये बहुत चहीते थे, ये बहुत उनके ऊपर वो डिपेंड करते थे लंदन वाले, क्योंकि उनके काम शाम फंसे होते थे सिटी गवर्नमेंट में। बहरहाल, तो इनके राब्ते हो सकते हैं। और मेरी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, मेरी रिसेंट एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दे रहा हूँ आपको कि रिसेंटली मुझे पता चला है कि वहाँ इनके राब्ते हैं, ये मुझे रिसेंटली पता चला है। बहरहाल, उसको जब मैं कंफर्म कर लूँगा। अल्ताफ़ हुसैन से बराह रास्त राब्ते हैं मुस्तफ़ा कमाल के, ये कह रहे हैं आप? बराह रास्त नहीं है, वो जो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है ये। अच्छा जी, अब ये हुआ कि इन्होंने सैबोटेज किया K4 प्रोजेक्ट को। मुझे आप ये बता दें कि 22 अगस्त को अल्ताफ़ हुसैन ने जो कुछ पाकिस्तान के मुताल्लिक कहा, तो अल्ताफ़ हुसैन के लिए आप क्या सोचते हैं, आपके क्या जज्बात हैं? देखिए, गलत कहा उन्होंने। पाकिस्तान से हम लोग हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान से इज़्ज़त मिली है, पाकिस्तानी है जो कुछ है। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मेरी नज़र में तो 35-40 साल या 25 साल जो भी उन्होंने स्ट्रगल की, वो पाकिस्तान, भाई देखें, वो कहते थे करप्ट सिस्टम ख़त्म करो, तो वो कोई क्या कहते हैं हुना लुलू के करप्ट सिस्टम की बात तो नहीं करते थे ना, पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम की बात करते थे। वो कहते थे जी यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाओ, तो पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे। वो जो भी कहते थे कि ये सिस्टम होना चाहिए, तो वो कोई
नहीं, मैं प्लीड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे खुद हैरत हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो मेरे लिए लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से आप पूछें तो वो कहते हैं कि उनके पास रॉ की फंडिंग के सबूत हैं। वो जो लंदन में बरतानवी पुलिस में केस चला मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, सरफराज मर्चेंट ने आपका भी नाम लिया कि आपके नॉलेज में थे, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास थे जो तारिक मीर के और दूसरे डॉक्यूमेंट सामने आए। क्या आपके नॉलेज में था कि रॉ फंड कर रही है MQM लंदन सेक्रेटेरिएट को? देखिए, मेरी नॉलेज में तो बहुत कुछ था और बहुत कुछ है था, लेकिन मेरी तो पोजीशन आपने ये बताया है क्यों नहीं? कि आपके तो सवाल ऊपर उठते हैं डॉक्टर साहब, फिर आपने बताया नहीं, मैं देखें, बात सुने नदीम भाई, इस्टेब्लिशमेंट का आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्कस करता है। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक फोरम है इसका जहाँ डिस्कस होती है, और फिर क्या करना है वो डिस्कस होता है। वो मीडिया में आके नहीं डिस्कस, मतलब DG रेंजर्स आपको आके ये नहीं बताएंगे कि जी आज रात में छापा मारूंगा तो मैं किस रोड से जाऊंगा और किधर जाऊंगा। वो छापा मारने के बाद बताते हैं कि छापा मारा और पकड़ा किसको। या इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह मीडिया पे बैठ के शेयर नहीं करती हैं। लिहाजा मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैं सवाल दोहरा लेता हूँ, आप एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसी हसास इंफॉर्मेशन शेयर की आपने? बिल्कुल, वो देखें बहुत सारी चीज़ें, चले मैं बता देता हूँ, बिल्कुल की, हमने डिस्कस की और इसको कैसे एड्रेस करना है ये भी डिस्कस किया और हमने एड्रेस भी किया। तो बस यहीं पे इसको ख़त्म करें। जो मेरा डोमेन है और जो मेरी जो लेवल है, जिस लेवल पे मुझे बात करनी है मैं उसी लेवल पे बात करूँगा ना। मैं हर किसी से बैठ सरफराज मर्चेंट ने आज आपके ऊपर इल्जामात क्यों आयद किए? देखिए, सरफराज मर्चेंट साहब कराची आए और कराची आके आपसे मिलें और दोस्तों से मिलें। सरफराज मर्चेंट तो गालिबन ख़ुद उस केस में थे जो चल रहा था, जो ड्रॉप भी हो गया शायद। तो उन्हें पूरी आज़ादी है, वो जो मर्ज़ी कहें, मतलब मुझे नहीं पता उनको कैसे पता कि मुझे क्या। भाई मैं तो इन एंड आउट सबकी जानता हूँ भाई। जब ये इन्फॉर्मेशन आई है तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन, मैं आपने ख़ुद कहा कि 3 चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ काम कर चुका हूँ, 6 या 5 DGIs के साथ काम कर चुका हूँ, कोर कमांडर्स को 6-7 के साथ काम कर। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं ना भी सुनना चाहूँ ना, तो मेरी मजबूरी, ड्यूटी ऐसी है कि मेरे कान में चीज़ आई जाती है। तो लिहाजा अच्छा, एक क्विकली एक सवाल और पूछ लूँ। हमने ये भी सुना कि शायद वो डॉक्यूमेंट्स जो थे तारिक मीर की और मोहम्मद अनवर की जो पुलिस के इंटरव्यूज़ के ट्रांसक्रिप्ट थे, वो खुद सरफराज मर्चेंट ने आपको ईमेल की वो कॉपीज़ और आपने एस्टेब्लिशमेंट से शेयर की। क्या ये भाई बात वो मेरा ख्याल है ये कुछ एक्साइटमेंट में सबको करते रहते थे। अच्छा, मेरी आदत है नदीम भाई कि मैं बहुत सारी ईमेल जो फ़ोटो ख़ास करके होती हैं जो डाउनलोड करनी पड़ती है, टाइम ही नहीं होता। मैं देखता हूँ एक नज़र और फिर बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। तो शायद भेजी हों, ये सही कह रहे होंगे, लेकिन इन्होंने दुनिया जहाँ को भेजी होंगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इनको भी जानता हूँ, इनकी भी खबर रखता हूँ थोड़ी बहुत, तो सबको भेज दी होंगी इन्होंने। मतलब इनकी कोई बाइंडिंग नहीं है ना। देखिए, मेरी तो बाइंडिंग है ना। मैं सर्टेन इन्फॉर्मेशन आई कैन शेयर विथ यू एंड सर्टेन इन्फॉर्मेशन आई कैन नॉट शेयर एंड आई शुड नॉट शेयर विथ यू। तो एक वो सवाल आज़ाद पूछ लूं, फिर आदमी मैं है, आज वाले इवेंट पे दोबारा लेकर आऊंगा। तो आपने अल्ताफ हुसैन के ऊपर बराह रास्त राय नहीं दिया। अब आप समझते हैं कि क्या वो एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुखालिफ है, क्या पाकिस्तान के दुश्मनों से मिले हुए हैं? अगर आपने वो सारी एविडेंस देखी है तो आपकी राय क्या है? देखिए, बात यह है कि ये एविडेंस पाकिस्तान के तमाम हसास इदारों ने देखी है। बरतानिया में इतने अरसे केस चल चुका है। जब तक एक केस का फैसला ना हो तो आप तो यही समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बरतानिया जैसे मुल्क में उस केस का एक फ़ैसला हो चुका है। तो फिर अब उस केस पे जो फ़ैसला हुआ है, मेरे ख्याल है वहीं तक बात रखें। ये फ़ैसला जो है ये बरतानिया में हुआ है और अदालत और पुलिस और स्कॉटलैंड बड़ी ज़िम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो लेट अस स्टे टू दैट। जो हो गया बस हो गया, अब छोड़ें उसको, ठीक है ना। बात ये कि जी डेवलपमेंट जो कराची की है, नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब के लिए देखें, मैं आज आपसे बात करता हूँ। मैं तो जब मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनको मैं आज से ठेकेदार कहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर, रोड कॉन्ट्रैक्टर, वो जब बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी अजीब सा लगा। क्योंकि देखें, बहरहाल
मैं आज ये आपके सामने खुल के बात कर रहा हूँ कि वो मेरे मोहसिन थे। कोई किसी का मोहसिन, किसी को कभी ज़िंदगी में अपने मोहसिन को फरामोश नहीं करना चाहिए, अपने मेंटर को फरामोश नहीं करना चाहिए, चाहे वो बाद में टॉर्मेंटर बन जाए, आपके मोहसिन क्योंकि उसकी फर्स्ट पोजीशन तो मोहसिन है ना, उन्होंने नॉमिनेट किया था ना भाई। तो मैं क्यों बोलूँ यार उनके खिलाफ? मैं तो जरदारी साहब के खिलाफ नहीं बोलूँगा, उसकी वजह ये कि उन्होंने मुझे 5 साल रखा। मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं बोला, मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि मेरे मोहसिन हैं वो। उन्होंने मुझे रखा, मुझ पर एतमाद किया, मुझे अथॉरिटी दी, मुझसे मशवरे किए। तो आज वक्त बदल गया तो मैं उनके, तो मेरा कैरेक्टर कम से कम ये नहीं है कि उन्होंने जो किया मैं कमरे में बैठ के राय आपको दे सकता हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं कीचड़ नहीं उछालूँगा, मैं कोई घटिया बात नहीं करूँगा। तो ये मैं आज आपसे शेयर करता हूँ कि देखिए मैं इसलिए कुछ नहीं बोला। मुझे लोगों ने कहा भी कि कुछ बोलो यार, मैंने कहा यार बात सुनो, 14 साल 15 साल मुझे हो गए, 2 साल पहले उन्होंने निकाला था मुझे, तो 13 साल तो मेरा ख्याल रखा ना यार, तो 2-4 साल और गुजर जाने तो फिर सोचेंगे इस पर। तो बात यह है, एक इल्जाम आपके ऊपर ये आयद किया मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी ने, उन्होंने कहा कि आप फारूक सत्तार वाले ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये पता नहीं कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन, इनके पास इनकी इंटेलिजेंस। देखिए ये लोगों को बहका रहे हैं, ये ऐसी बातें करते हैं कि जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको ट्रांसक्रिप्ट देती हैं कि फलां किससे क्या बात कर रहा है। ये धब्बा लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। रूल्स ऑफ गेम जो यहाँ ऑपरेशन के तय हुए थे वो ये तय हुए थे कि कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जिस पे आज तक मैं भी स्टिक करता हूँ, आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब स्टिक करते हैं, DGI स्टिक करते हैं, कोर और बिलाल साहब स्टिक करते हैं। एक चीज़ रूल्स ऑफ, और सिंध गवर्नमेंट स्टिक करती है, एक चीज़ रूल्स ऑफ गेम में ये तय हुई थी कि रूल्स ऑफ गेम में हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकली किसी के पीछे नहीं जाएंगे, हम क्रिमिनल के पास जाएंगे, चाहे वो न्यू कराची के परचून की दुकान में बैठा हो या डिफेंस के किसी सियासी दुकान के अंदर बैठा हो क्रिमिनल, बिलाल साहब उस क्रिमिनल को पकड़ के लाएंगे। ये रूल्स ऑफ गेम है, एंड रूल्स ऑफ गेम्स आर नॉट। डॉक्टर साहब, लेकिन आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर ये इल्जाम हो कि इंटेलिजेंस वाले बंदा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, PSP वालों ने तो ये कहा ना कि कोई इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे दोनों तरफ से कहा जा रहा है, फारूक सत्तार की जमात ने कहा कि इंटेलिजेंस वाले या रेंजर्स वाले नाम लिए बगैर कि हमारा बंदा तोड़ के PSP की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आपके सामने कोई इंटेलिजेंस वाला बंदा है बंदे तोड़ने के लिए, फिर उसकी क्या सजा है? रूल्स ऑफ गेम क्या कहते हैं? सॉरी, ये आपका ये जो एयरफोन है थोड़ा सा हिल गया था, काइंडली दोबारा कह देंगे नदीम भाई? जी डॉक्टर साहब, अगर इंटेलिजेंस के ऊपर ये इल्जाम हो या एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम हो कि वो बंदे तोड़ के एक जमात से दूसरी जमात में ले जा रहे हैं, तो फिर उस एस्टेब्लिशमेंट या उस इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या सजा होगी? देखिए मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से यहाँ बता दूं, और ये बात आप मुझे, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, मैं मुस्तनद मतलब अपना शजर नज़्म भी बता दिया सदर पाकिस्तान के साथ, तो पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हूँ। तो मैं जो बात कह रहा हूँ आप बराह मेहरबानी उस पर यकीन करें, ये सारी बकवास है। कोई किसी को कहीं नहीं तोड़ के ले जा रहा। ये करैक्टर है, जिन लोगों का अच्छा करैक्टर रखोगे लोग खुद आएंगे तुम्हारे पास, थर्ड क्लास करैक्टर रखोगे थर्ड क्लास लोग आएंगे, अच्छा करैक्टर रखोगे अच्छे लोग आएंगे। ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कंडक्ट करते हो। ये क्यों आप इल्ज़ाम लगाते हो? ये क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को यही काम रह गया है कि इसके पास इसका बंदा तोड़ के दे दें भाई? अगर हो इन्वॉल्व, अगर होगा इन्वॉल्व और हमें पता लग गया और अगर आपको पता लग गया, आप मुझे बताएं, आई विल टेक एक्शन। कोई किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये धब्बा जो है वो सज़ा तो फिर हम छुप के देते हैं थोड़ी सी, मगर बहुत सख्त देते हैं। लेकिन बात ये है कि ये धब्बा जो है ये एस्टेब्लिशमेंट पे जो भी लगा रहा है, वो ये अच्छी तरह सुन ले कि आर्मी चीफ का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, मेरा, यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ का, एपेक्स कमेटी में हम बैठते हैं, यहाँ के कोर कमांडर का, DG रेंजर्स का, यहाँ के सेटअप का, ये कोई इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो किसी को किसी के पास ले जाके जोड़। भाई क्यों जोड़े यार, उसकी पॉलिटिकल पार्टी। हमारा काम सिंपल है, हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। अगर कोई आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर का नाम बदनाम करता है तो फिर उसकी सजा क्या है?
बिल्कुल सज़ा देंगे जी, और सज़ाएं दी हैं हमने पीछे। हमें पता चला है कि कोई इन्वॉल्व हुआ है तो हमने दी हैं सज़ाएं। और ये भपकियाँ लोग देना छोड़ दें। मुझे ये भी पता चला है, देखें मेरी मजबूरी ये है कि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ कि मैं ना भी सुनना चाहूँ ना भी पढ़ना चाहूँ, मेरे पास चीज़ आ जाती है, सबके एक्सरे आ जाते हैं, सबटें आ जाती हैं, मैं तो थक जाता हूँ कभी पढ़ते पढ़ते। लेकिन मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी फ़लाने से मुलाकात हो गई, उसने ये कर दिया, उसने फ़लान। कोई मुलाकात नहीं हुई है। अगर किसी से हुई है और कोई करेगा मुलाकात, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये बात कह रहा हूँ कि ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। रूल्स ऑफ गेम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जो क्रिमिनल हो, कितनी बड़ा तीसमार खान हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर साहब एक ब्रेक ले लेने दे, वापस हाजिर होते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद हमारे साथ हैं और कराची की सियासत के अंदर क्या हो रहा है वो तमाम बातें जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में तो घूमती हैं लेकिन सामने नज़र नहीं आती। 9-0 या खुर्शीद बेगम हॉल के अंदर तो बहुत सी ऐसी चीज़ें लोगों को मालूम होंगी, लेकिन कराची में क्या कैसे हो जाता है आज तक कभी किसी को पता नहीं चला। वो तमाम बातें डॉक्टर इशरतुल इबाद आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं लाइव इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपको एक स्टेटमेंट सुनाऊँगा छोटी सी, और ये भी आज जब हमने पीएसपी से पूछा कि भाई क्या हो गया, डॉक्टर इशरतुल इबाद का तो नाम बड़े एहतराम से लेते थे, आज उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हो, तो उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट भेजी है। वो स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा, इसका भी जवाब आपसे चाहूँगा। सुनवाइएगा जी। सौलत मिर्ज़ा का वो जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने क्या कहा। ये लोग और जो लड़के जिनको एमकेएम अभी चाहती है कि मजीद उनसे काम ले और वो पकड़े जाते हैं, तो उनको गवर्नर सिंध के जरिए प्रोटेक्शन दिलवाती है थाने में। जी डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब। जी नदीम भाई। सौलत मिर्जा का बयान जिसमें वो कहते हैं जो लोग पकड़े जाते थे वो गवर्नर साहब के जरिए उन्हें प्रोटेक्शन दिलवाई जाती थी। नहीं, देखें अब वो बेचारे फांसी लग गई है, मरूम हो गए हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक आदमी जो अब दुनिया ही में नहीं है, मैं क्या बोलूँ, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो जाने, उसका अल्लाह ताला जाने। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। वो जिंदा होते। किसी को थाने से छुड़वाया आपने? किसी को नहीं छुड़वाया, मैं तो पकड़वाता हूँ जी। मैं तो किसी का आसरा नहीं करता, और यही मैं रिपीट करूँगा कि जो क्रिमिनल होगा, चाहे वो किसी बंगले में बैठ के सियासी दुकान चला रहा हो या न्यू कराची में परचून की दुकान में सियासी दुकान वो क्रिमिनलिटी कर रहा हो, या किसी बैंक में बैठ के टारगेट किलिंग की प्लानिंग कर रहा हो, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। सौलत मिर्जा को क्या लंदन से किसी ने हिदायत दी थी बंदे मारने के लिए? देखिए, मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। मुझे नहीं पता सौलत मिर्ज़ा का लंदन से क्या ताल्लुक़ था, लंदन का उनसे क्या ताल्लुक़ था, मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्यों राय दूं भाई। आपने कहा, आज वाले इशू पे ले आऊँगा, लास्ट राउंड है इसलिए थोड़ा सा इसको क्विक फायर करूँगा। अभी 8-10 चीज़ें हमने पूछनी है। अजीम अहमद तारिक का दोबारा केस आपने कहा खोलूँगा। अजीम अहमद तारिक के कत्ल में आफाक अहमद ने शक पैदा किया था कि उन्होंने नाम लेकर कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल ने दरवाज़ा खोला था। क्या ऐसी कोई चीज़ हुई थी? देखिए, आफाक अहमद साहब जो हैं वो बड़े मोहतरम हैं, वो एक लीडर रहे हैं, और उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये वाक़या हुआ था, आफाक अहमद साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थे। वो यकीनन हकीकी वगैरह बन चुकी थी, लेकिन वो या आमिर ख़ान साहब जिस तरह से पार्टी को देखते थे, वो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो ये वही का रोल था या नहीं हैं नदीम भाई? सर मुझे पता ही नहीं था, मैं नहीं चौकीदारी लगाता था वहाँ पे। आपने आज दोबारा तहकीक करने की बात क्यों की? मैंने इसलिए कहा कि वहाँ एक सहाफ़ी ने कहा कि जी अजीम तारिक का भी केस खोले, मैंने कहा खोल देते हैं। आपने हकीम सईद का नाम लिया। हकीम सईद, देखिए आज मैंने किसी, देखिए मैंने आज देखिए मैंने आज कई केस, देखिए मैंने क्यों कहा फला केस खोलते हैं। देखिए हमने अब तक 2013 मार्च में एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन में हमने
इसलिए लॉन्च किया उसको फौरी तौर पे क्योंकि नदीम भाई मार्च 2013 के फर्स्ट वीक में एक बहुत ही टेररिज्म का वाक़या हुआ था, बास टाउन का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था, और मई 11 को जनरल इलेक्शन होने वाले थे। तो मैं उस वक्त के डीजी, जो कि बहुत ही अपराइट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाईली प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, जनरल रिजवान अख्तर साहब जो आजकल DGISI हैं, मैं वो और जो भी ज़िम्मेदारान थे हम सब बैठे। हमने कहा भाई ये अगर इस तरह टेररिज्म होता रहा तो 11 मई के इलेक्शंस में तो बड़ा खून खराबा होगा, तो लेट अस स्टार्ट विद इट। एंड वी हैड ऑलरेडी तो प्रिपेयर्ड। उस वक्त आपको क्या लगता था कि टेररिज्म कौन करेगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि कराची के वाकयात के अंदर मिलिटेंसी में MQM का बहुत रोल था। क्या आप भी इससे मुतफिक थे कि मिलिटेंसी में MQM इन्वॉल्व थी? जी, पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर थे। देखें, यहाँ टेररिज्म हो रहा था, टेररिज्म के कंट्रीब्यूटर डिफरेंट लोग थे, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, अब वो लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी। उसके बाद अगवा बराए तावान के वाक़यात हो रहे थे, उसमें बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स थे। उसके बाद अगवा बराए तावान में नहीं थी मैं, देखें गलत किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, टारगेट किलिंग हो रही थी, टारगेट किलिंग में पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग MQM। देखें, टारगेट किलिंग में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स थे। टारगेट किलिंग सेक्टेरियन नेचर की भी होती थी, क्रिमिनल नेचर की भी होती थी, भत्ता लेने वाले लेकिन डॉक्टर साहब, जब आपको पता था कि MQM के लोग टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्या लिया? एक्शन ही तो लिया भाई, 90 है आज। एक्शन ही तो लिया, उस एक्शन लेने पे ही तो मुझसे नाराज हो गए सब लोग और मुझे निकाल दिया पार्टी से। और मतलब पार्टी से तो मैं निकला हुआ था, ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। एक्शन मैंने एक लम्हे के लिए नहीं रुकने दिया और मैंने कहा कि जो इन्वॉल्व होता है, जिसकी एक्शनेबल इंटेलिजेंस आती है, उसको पकड़ो और सज़ा दो। कोई किसी क्या 90 की गलियों में टारगेट किलर्स आबाद थे? क्या 90 की गलियों में टारगेट किलर्स आबाद थे? क्या ये मैं वहाँ जाता नहीं था नदीम भाई, मैं तो नहीं जाता था वहाँ, चक्कर चुक्कर नहीं लगाता था उधर, लेकिन इतलात ज़रूर थी कि वहाँ पे ये क्रिमिनल काम वाम करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ फिर क्लैरिफाई कर दूँ कि हर क्राइम का कंट्रीब्यूटर अलग था। जो टारगेट किलिंग की आपने बात की है, उसमें सेक्टेरियन बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जिनमें कुछ लोग घुस गए थे और टारगेट किलिंग करते थे। उसमें पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसी थीं। अगर आप सितंबर 2011 का चौधरी इफ्तिखार साहब का सुप्रीम कोर्ट का कराची अमनो अमा केस उठा के देखें और उसकी जब कंक्लूजन्स पढ़ेंगे तो उन्होंने पार्टियों के नाम दिए हैं, जिसमें MQM का भी नाम है, पार्टियों का भी नाम है। जी 5 जमातों के नाम है। और उन्होंने कहा था आज आपकी स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा आपको ले आऊं जल्दी से। हकीम सईद की जब आपने मर्डर वाली असैसिनेशन का जिक्र किया, तो हकीम सईद वाली असैसिनेशन के अंदर PSP के एक रहनुमा का नाम आता है सस्पेक्ट के तौर पर। जी ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। जी आप जानते हैं उस रहनुमा का नाम? आपको भी मालूम है? मैंने एडवोकेट साहब का नाम आपको मालूम है, मैं ऑन एयर नाम नहीं ले रहा, लेकिन डॉक्टर पता है, दोस्त रहे मेरे, बड़े अच्छे आदमी है, मैं आपके दोस्त रहे। आज आपने दोबारा हकीम सईद का नाम लिया, आपने चाइना कटिंग का नाम लिया, तो चाइना कटिंग में आफ्ताब साहब का नाम आता है। मैं बताता हूं, अरे अब मुस्तफा कमाल साहब को आज आपने रिलीजा, लेकिन आपने बाकियों को भी साथ काबू कर लिया। मैं बताता हूँ आपको, देखें मैंने इसलिए नाम लिया है कि हमने 80% काम कर लिया है। अब 80% अगवा बराए तावान ख़त्म हो चुका है, एक्सटॉर्शन ख़त्म हो चुका है, टारगेट किलिंग ख़त्म हो चुकी, टेररिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका। अब हम इस फिक्र में पिछले कई हफ्तों महीनों से रातों रात बैठ के यहाँ ज़िम्मेदारान हम सोच रहे थे कि कराची इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, इंटरनेशनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट सिटी, 100 मुल्कों से बड़ा शहर है। कराची की इकानमी पे पूरे पाकिस्तान की इकानमी चलती है। कराची को जो डिस्टेबलाइज़ करेगा वो पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करेगा। लिहाजा इस ऑपरेशन को 100% किया जाए और सस्टेनेबल बनाया जाए। तो मैंने सस्टेनेबल बनाने का एक फार्मूला दिया है, और वो फार्मूला ये है कि जो चीदा केसेस हैं, केसेस तो हज़ारों हैं, लेकिन जो चीदा केसेस हैं, मसलन बल्दिया फैक्ट्री की आग का केस है, हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है, उसमें बिल्कुल सही इन्वेस्टिगेशन करके जो इन्वॉल्व है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन और एनीथिंग, उसको पकड़ेंगे, उसको फांसी दो। किसको?
बिल्कुल पकड़ेंगे, अगर हमाद वो इन्वॉल्व सिद्दीकी हुआ को तो पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ेंगे। उस आपको बिल्कुल शक है कि पकड़ेंगे। इन्वॉल्व है या नहीं है? क्यों छोड़ेंगे भाई? भाई देखिए वो तो आज आपने इशारों किनायों में अनीस कायम खानी का तज़किरा कर दिया कि पैसे लेने वालों को पकड़ेंगे। अनीस कायम खानी तो पहले पकड़ों में उनको सजा दिलवाएंगे। किसी नदीम भाई बखुदा किसी का नाम जहन में मैंने बिल्कुल मेरे दोस्त कोई ये तासुर ना लें कि मैंने किसी को टारगेट किया है। मैंने बड़े केसेस के जिक्र किया है, बल्दिया का केस किया है, 12 मई का केस किया है, जिक्र किया है मैंने। बशीर जान पर हमला किसने करवाया था? जो कहते हैं पाकिस्तान, मैं उसकी तरफ, बशीर जान पे हमला किसने करवाया था? उसमें कौन इन्वॉल्व है? आपको मालूम है जो भी उसका नाम? इन्वॉल्व होगा, मैं तो कह रहा हूँ उसको ओपन करें, ओपन करें। और बशीर जान पे हमला हुआ था, वो भी किसी साफ़ी ने कहा था बशीर जान पे हमला, मैंने कहा वो भी खोल लेते हैं यार, सारी ख्वाहिशें आज पूरी कर देते हैं। तो आपने कहा जो असला बरामद हुआ है 90 के सामने से, वो फौज से लड़ने के लिए लाया गया था, वो असला कौन लेकर आया था? बिल्कुल पता होना चाहिए। देखें, आपको पता है कौन लाया था? आपको अभी तक गवर्नर पता है ही नहीं 14 ना साल कौन से, लाया आपको था, पता होगा। किसने खरीदा था पैसा। आप मुझे अनअवेयर थोड़ी नहीं हो बहुत सकते जी, आप information तो एमकेएम हर का चीज़ भी की हिस्सा होती रहे है, हैं मैंने माजी में, बताया। उसके बाद आप 14 साल से गवर्नर हैं, वहाँ तमाम इंटेलिजेंस नहीं, आउटफिट्स नहीं, बैठ के मीटिंग देखिए, मैं करती हैं। बताऊं आपको नामों का देखिए, पता होगा। नदीम भाई मैं बताऊं आपको, कभी अगर ये पता चला हो, देखिए वो जो आपके सहाफ़ी थे मरहूम, क्या नाम था उनका, जियो के जो थे, वली खान बाबर, वली खान बाबर, हम बैठे हुए थे, रात में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ पे फला फला आदमी मौजूद है जो कि उस केस में इन्वॉल्व है। हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे और वो काम बंद किया हमने कहा जाके पकड़ के लाओ पहले उसको। देखें, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो जिधर बैठा होगा हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये असला किस जमाने में वहाँ आया था? 90 के सामने साल तो आपको पता होगा, किस जमाने में वहाँ स्टोर किया गया था? नदीम भाई, मेरी नज़र में किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई प्रेफरेंस नहीं है। मेरी नज़र में प्रेफरेंस ये है कि कराची में अमन होना चाहिए। अमन के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे यहाँ पे, और इंशाल्लाह करेंगे, और 100% करके इसको सस्टेनेबल करेंगे। सस्टेनेबल आप जब कर सकते हैं जब मेजर केसेस उठाएं और जिनके ऊपर तमाम अवाम की नज़र हो। बल्दिया में 300 मासूम लोग मारे गए हैं, वो केस हम सॉल्व करें। उसके जो वाकई कल्परेट हैं, जो बेगुनाह है उसे छोड़ें, जो वाकई कल्परेट है उसको पकड़ें और हैंग करें उसको। उसके बाद आ जाएं आप। ये बता दीजिए कि ये जो असला बरामद हुआ था ये किस सन में वहाँ लाया गया और कब वहाँ छुपाया गया? देखिए, जो मुतफर्रिक बातें हैं, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता उस इन्फॉर्मेशन को, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, फॉरेंसिक इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। थोड़ी सी धीरज रखें, इंतज़ार करें, सही आदमी बिल्कुल पकड़ के ला करके आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। क्या कराची के वाक़यात के अंदर, इस असले की बरामदगी के अंदर, क्या रॉ की फंडिंग इन्वॉल्वमेंट है? सर, जो भी होगा, लेट द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट एंड वी विल ब्रिंग एवरीथिंग फॉर द मीडिया, फॉर पब्लिक, फॉर एवरीवन। कोई छुपाने की बात ही नहीं है, क्यों छुपाएंगे? देखिए, एक हॉस्टाइल एजेंसी है रॉ, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी फौज कहती है बड़े-बड़े वाक़यात के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। इसका जवाब दे दीजिए, क्या कराची के अंदर इस असले की बरामदगी और बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात, उसमें रॉ इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल इन्वॉल्व होगी जी, रॉ इन्वॉल्व है, पकड़े गए हैं लोग यहाँ से। और रॉ भी भूल जाए, अब कराची में कोई ऑपरेशन कर सकती है। इंशाल्लाह कराची को इतना सिक्योर करेंगे कि लोगों की टांगें कांपेंगी जराइम करते हुए, और अगर किसी ने गलती से जुर्म कर लिया तो पकड़ा जाएगा। वो हम सिस्टम वो बना रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ फिर रीअसर्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को ख़राब करना चाहते हैं, आर्मी चीफ का इम्पेकेबल रिकॉर्ड है सर्विस का, बेहतरीन सिपह सालार है वो पाकिस्तान का, उसके लिए ये घटिया बातें करके कि ये एजेंसी इसको सपोर्ट कर रही है, उसको कर रही है, बैगेज ना बनाए उनके लिए। वो बेहतरीन आदमी है, एसेट है पाकिस्तान का। DGISI इस वक्त इंटरनेशनली, नेशनली, इंटरनल, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं। वो बैठ के रात भर क्या ये सोचेंगे कि यार मुस्तफ़ा कमाल क्या कर रहे हैं और वो फलानी क्या कर रहे हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है भाई, वो दुनिया चला रहे हैं।
कोर कमांडर यहाँ डॉक्टर ईशर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। टाइम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ जी लूं। जी पूछ लें, बिल्कुल। लास्ट लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। लेकिन लास्ट आप क्वेश्चन 14 से पहले साल से गवर्नर हैं, क्या आपके ज़हन में ये है कि आपने क्वेश्चन से पहले गवर्नर हाउस से बाद किस सियासी जमात को ज्वाइन करना है? नदीम भाई, लास्ट ये मैं जवाब दे देता हूँ। इससे पहले मैं रिपीट करूँगा अपनी बात को कि, और तंबीह करूँगा इस बात की कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब, DGISI, DGMI, जितने हमारे कोर कमांडर नवेद मुख्तार साहब, बिलाल अकबर साहब, इंक्लूसिव माई सेल्फ एंड चीफ मिनिस्टर साहब, बिल्कुल हम एक पेज पर हैं और सिंगल पॉइंट एजेंडा है। किसी क्रिमिनल को नहीं छोड़ेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई मनूवरिंग भी नहीं करेंगे। यही रूल्स ऑफ गेम है। सर 30 सेकंड, जस्ट 30 सेकंड। ठीक है सर। सर जस्ट 30 सेकंड। गवर्नर हाउस के बाद क्या आप MQM डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप के सरपरस्त आला बनेंगे या किसी और ग्रुप को ज्वाइन करेंगे? देखिए भाई, बात ये कि ये मैंने सोचा नहीं है। और एक बात मैं आपसे और शेयर कर दूं, ये बेवकूफ़ लोग कुछ बैठ करके खुद ही इमेजिनेशन में या यूफोरिया में, ये एक बीमारी होती है ग्रैंडियोज डिल्यूजन, उस ग्रैंडियोज डिल्यूजन में रहने वाले लोग हैं। मैं इस वक्त गवर्नर हूँ, गवर्नर सिंध हूँ। अल्लाह ताला जब तक रखेगा मैं रहूँगा, और जब तक मैं हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ जो है नदीम भाई वो न्यूट्रलिटी है। तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस में कन्वर्ट करूँगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर। दुरुस्त है। डॉक्टर ईशर तुलबाज साहब, गवर्नर सिंध, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।